दोस्तों स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों हम लोग क्लास 6 का विज्ञान का पहला चैप्टर भोजन पढ़ रहे हैं। भोजन का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, जिसके अंत में हम लोगों ने देखा था कि जो मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं, उसका परिचय हम लोगों ने किया था और बताया था आपको कि इस फ्लो चार्ट को आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो इसका आगे हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो है वो विभिन्न खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो विटामिन्स है और ये जो खनिज लवणस है, ये भी विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी बहुत कम अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन्स और खनिज लवण की अल्प मात्रा हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। चलिए उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि अब बताइए, जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तो क्या हो सकता है। दोस्त यहाँ बोल रहा है अगर प्रोटीन हम लोग नहीं ले पाए अगर लंबे समय तक तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोटीन होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है वो शरीर के टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करना होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोटीन नहीं ले पाएंगे लंबे समय तक, तब क्या होगा कि हमारे जो शरीर का जो अंग है वो जो टूटे फूटेगा, उसका मरम्मत नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर का वृद्धि विकास जो है वो नहीं हो पाएगा और जिसका प्रोटीन नहीं रहेगा शरीर में वो बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन अति आवश्यक है हमारे बॉडी को। उसके बाद पूछ रहा है कि रुचांश किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो आपको हमने प्रीवियस वीडियो में भोजन के पार्ट 1 में बताया था कि ये जो रुचांश होता है ये पशुओं के आहार में, ठीक है, पशुओं के आहार में उपस्थित होता है। ये रेशा युक्त खुरदरी तथा कम पोषक वाले घास फूस को रुचांश कहते हैं। ठीक है, घास, हरा चारा या फिर रेशा युक्त पदार्थ से रुचांश प्राप्त होता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त आप ये साबु खाद्यान्न, दाल, ओट्स और फल एवं सब्जियां में भी रुचांश पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है नीचे कि चित्र 1.2 में ए नंबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, B1 B2 में आपका प्रोटीन का स्रोत है और यहाँ C1 C2 में आपका वसा का स्रोत है। आइए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए नंबर दिया हुआ है। ए नंबर में आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत दिया हुआ है, जैसे कि ये आपको गन्ना हो गया, ये शकरकंद हम लोग बोलते हैं इसको। उसके बाद देखिए ये शायद लौवा कोहड़ा जो है वो है, कोहड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आलू लग रहा है। ठीक है, तो ये जो किसका स्रोत है, ये आपका है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं B1 में। तो B1 आपको दिखाई दे रहा होगा। B1 और B2 जो है वो प्रोटीन का स्रोत है। यहाँ पर क्या है आपका सोयाबीन हो गया है, उसके बाद दाल है। ठीक है, उसके बाद क्या ये लग रहा है चना है और ये आपका यहाँ पर आपका मूंगफली भी होगा, ये आपका मटर है। ठीक है, तो ये जो है वो स्रोत है किसका, प्रोटीन। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये जो B2 है ये भी है प्रोटीन का स्रोत, जिसमें आपका मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है। तो ये सब क्या है आपका प्रोटीन का स्रोत है। चलिए इसका आगे हम लोग और देख लेते हैं। तो यहाँ जो C1 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये देखिए ये आपका सूरजमुखी का तेल है, नारियल का तेल है, उसके बाद ये आपका क्या है, सोयाबीन का तेल है, ये सरसों का तेल है। तो C1 जो है वो वसा का स्रोत है। ठीक है, C1 हमारा क्या है, वसा का स्रोत है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए घी है, दूध है, ये बटर है, ये क्रीम है, ये मांस है, मछली है, अंडा है। ये सब क्या है, ये सब भी जो है वो आपका वसा का स्रोत है। किसका, वसा का। ठीक है, चलिए तो इसका आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारणी 1.2 में जो पोषक तत्व हैं उनका कार्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पोषक तत्व एवं हमारे शरीर के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, पोषक तत्व जो है वो हमारे शरीर के लिए किस तरह से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट और वसा को रखने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ में आपका पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट और वसा, उसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है ये शरीर वर्धक भोजन होता है, यानी कि हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करने में सहायक होता है कौन, प्रोटीन। ठीक है, तो यही प्रीवियस में एक सवाल भी था
कि अगर लंबे समय तक प्रोटीन ना हम लोग ले तो क्या होगा, तो यही होगा कि टूटे फूटे अंग का मरम्मत नहीं हो पाएगा, हमारा शरीर विकास नहीं कर पाएगा और हम क्या रह जाएंगे, बहुत दुबले पतले रह जाएंगे। तो प्रोटीन युक्त खाना हमें खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन्स, उसके बाद क्या है, विटामिन्स एवं खनिज लवण। तो विटामिन्स और खनिज लवण जो है वो ये जो है वो स्वस्थ रखने के लिए सहायक होता है और रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। कौन करता है, विटामिन्स एवं खनिज लवण। उसके बाद है रुचांश। तो रुचांश जो है वो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक होता है, ठीक है। कि उसके बाद जो है वो है जल। जल जो है वो पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायक होता है, यानी कि जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, उसका अवशोषण के लिए जल का होना अनिवार्य है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसका 1 घंटा के आसपास यानी कि 50 मिनट के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, अवश्य रूप से जल पीना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो भी हम लोग खाना खाएंगे वहां पर जो भी पोषक तत्व रहेगा उसका रस बनेगा और बड़ी आंत में जाके उसका कंप्लीटली अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। जल बड़ी आंत में ही अवशोषित किया जाता है, जिससे जो पोषक तत्व है वो हमारे ब्लड में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन्स के प्रकार। विटामिन्स के कितने प्रकार हैं यहाँ पर आपको पढ़ना क्लास 6 में, उसका कार्य क्या है और उसके अभाव से कौन सा बीमारी होने वाला है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ दिया हुआ है विटामिन ए। देखिए दोस्त, विटामिन ए जो है ये हमारा त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। अगर विटामिन ए का कमी किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे दृष्टिहीनता, छिन्नता, जिसको रतौंधी कहते हैं, बीमारी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो कार्य है वो हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। जितने भी नस नाड़ी हैं जिससे हमारा ब्लड परिसंचरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, उसको स्वतंत्र रखने का कार्य किसका है, बी1 का। अगर किसी व्यक्ति को बी1 की कमी हो जाती है तो उसको बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है विटामिन सी। क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है, जिसमें क्या होगा, दांत जो है वो ढीला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, नाखून टूटने लगेगा, बाल झड़ने लगेगा। तो ये स्कर्वी का लक्षण है कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है विटामिन डी। देखिए विटामिन डी जो है वो हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है, ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम का उपयोग करने में हमारा सहायता करता है। अगर किसी को विटामिन डी का कमी हो जाता है तो उसे रिकेट्स नामक रोग हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे जो है वो है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई, ये जो विटामिन ये है वो त्वचा एवं प्रजनन अंग को सुरक्षित रखता है, ठीक है। कौन, विटामिन ई। अगर किसी का विटामिन ई का कमी हो जाता है तो उसे क्या होगा, त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है, ठीक है। विटामिन ई से प्रजनन को भी प्रभावित कर सकता है। आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो आपका सेशन में है वो है विटामिन के। विटामिन के का मुख्य कार्य जो होता है वो रक्त को थक्का जमाना होता है, यानी कि खून जो है उसको जमाना होता है, ठीक है। इसका कमी से क्या होगा, रक्त नहीं जमेगा। रक्त नहीं जमेगा, थोड़ा सा कहीं कट उठ गया तो हमेशा वो ब्लड बहते रह जाएगा विटामिन के का कमी होने पर। तो ये था कुछ विटामिन का टाइप्स और उसका मुख्य कार्य। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, सी और विटामिन डी का कुछ स्रोत आपको दिया हुआ। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिगर में जो ए है वो विटामिन कैपिटल ए का स्रोत है। तो विटामिन ए के लिए हमको क्या क्या खाना चाहिए, विटामिन ए के लिए देखिए जो प्रमुख है, सस्ता भी है, गाजर। उसके बाद यहाँ पर शायद ये मैंगो है, ये पपीता है, ये मिल्क है, ये मछली का तेल है। तो ये विटामिन ए का स्रोत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन बी का स्रोत। तो विटामिन बी का स्रोत में देखिए ये चावल लग रहा है, ये मांस लग रहा है, ये पता नहीं क्या है, दिख नहीं रहा है सही से। आगे बढ़िए हम लोग देखते हैं, ये है आपका सी जो है वो विटामिन सी का है। तो विटामिन सी में आप ये टमाटर ले सकते हैं, मिर्च ले सकते हैं, ये अमरूद है, तो इस तरह का फल ये विटामिन सी का है। विटामिन सी में आप आंवला खा सकते हैं, आंवला बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन डी का। तो विटामिन डी के लिए आपको दूध लेना पड़ेगा, मक्खन लेना पड़ेगा, अंडा लेना पड़ेगा, मछली लेना पड़ेगा, मांस लेना पड़ेगा। जो मांस मछली शाकाहारी पुरुष जो हैं, महिलाएं जो है, दीदी लोग जो है वो आप दूध पी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उसके बाद बोल रहा है संतुलित आहार। संतुलित आहार दोस्त बहुत मज़ेदार चीज़ है। संतुलित आहार क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग फैला लेते हैं, उसके बाद हम लोग मज़े से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व का उचित मात्रा जितना होना चाहिए वो होना आवश्यक है। ठीक है, साथ ही इसके पर्याप्त मात्रा में रुचांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, संतुलित आहार क्या है, एक वैसा आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन्स हो गए, खनिज लवण हो गए, जल हो गया, जितना आपके शरीर को जरूरत होता है उतना अगर आपके भोजन में उपलब्ध है तो कहेंगे कि आप संतुलित आहार खा रहे हैं। ठीक है, यानी कि सभी पोषक तत्व आपके शरीर के अनुसार अगर आपको डेली डाइट में मिल रहा है तो आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलनी भी पड़ती है। यानी कि जो बच्चा खाता है वही बड़ा नहीं खा सकता है, जो बड़ा खाता है वो बच्चा नहीं खा सकता है। जैसे जैसे उसका कार्यभार मतलब बदलता है उसी तरह से उसका भोजन का संतुलित आहार का पैटर्न भी बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस में बैठ के कार्य करते हैं और एक किसान है वो खेतों में धूप में मतलब खेत में बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, तो आपका जितना पोषक तत्व जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा उस किसान को जरूरत है। इसीलिए उसका किसान का जो पोषक तत्व मतलब संतुलित आहार है वो आपके संतुलित आहार से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या शारीरिक कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है? जी बिल्कुल करता है। ठीक है, यही चीज़ अभी हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति मजदूरी के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठकर ही कार्य करते हैं। चर्चा कीजिए, बिल्कुल होना चाहिए। कार्यालय में काम थोड़ा कम होता है तो वहाँ संतुलित आहार का जो चार्ट रहेगा वो एक मजदूर के संतुलित आहार के चार्ट से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मजदूर जो है उसका भोजन में क्या होगा कि मजदूर के भोजन में क्या होगा कि जो पोषक तत्व है उसकी आवश्यकता ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है, किसको, मजदूर को। और जो ऑफिस में बैठ के कार्य कर रहा है, मस्त एसी के नीचे बैठ के कार्य कर रहा है, उसका पोषक तत्व इसके तुलना में कम चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, आगे दिया हुआ है कि आइए अब एक भोजन पिरामिड, फूड पिरामिड हम लोग बनाते हैं। बताइए क्या क्या हम खाते हैं। ठीक है, अपने उत्तर को इस प्रकार लिखिए कि आहारों का निम्न रूप से वर्गीकृत हो सके बनाया गया भोजन पिरामिड। ठीक है, नीचे हम लोग एक पिरामिड दिया हुआ है, देखिए। तो इस पिरामिड में जो यहाँ पर दिया हुआ है वो ऊपर में सबसे पहले आपका तेल है, घी है और बटर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूध दही रख दिया है, इधर अंडा मछली रख दिया है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़े से। नेक्स्ट यहाँ पर सब्जी रखा हुआ है और फल रखा हुआ है इस पूरा में। ठीक है, इसमें क्या रखा हुआ है, सब्जी और फल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, रोटी रखा हुआ है और इधर क्या है, चावल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा फूड पिरामिड जो हम लोग डेली हम लोगों को लेना चाहिए। शाकाहारी के लिए दूध दही, मांसाहारी के लिए अंडा मछली। डेली अंडा मछली नहीं खा सकते हैं, दूध दही तो डेली खा सकते हैं। मतलब ये फूड पिरामिड एक आपका संतुलित आहार को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो है वो है हमारा रंग बिरंगे भोजन। रंग बिरंग भोजन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। बताइए कि तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं। तो तिरंगे में कौन कौन सा रंग आपको पता है, केसरिया होता है, सफ़ेद होता है और हरा होता है। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। ठीक है, खाद्य सामग्री की सूची बनाइए। सूची इस प्रकार का हो सकता है, जैसा कि आपको देखा हुआ केसरिया लाल रंगों की खाद्य सामग्री जैसे टमाटर, गाजर, सेब हो गया। सफ़ेद रंगों की खाद्य पदार्थ, जिसमें सफ़ेद में कौन कौन हो जाएगा, चावल सफ़ेद रहता है, दूध सफ़ेद रहता है, आलू चरका आलू सफ़ेद रहता है, अंडा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हरे रंग की खाद्य सामग्री, हरे रंग में आपका मटर हो जाएगा, कद्दू हो जाएगा, नेनुआ बोलते हैं हम लोग इसको, परवल को। ठीक है, उसके बाद पालक का साग हो गया। ठीक है,
आगे देखिए, हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थ का मिश्रण होना चाहिए। ये संतुलित आहार है जो स्वास्थ्य, विकास एवं शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है। मतलब रंग बिरंगे खाना हमें खाना चाहिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है पोषक तत्व को नष्ट होने से बचाने हेतु कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर बोल रहा है कौन कौन सा सावधानी हम लोग करेंगे जिससे जो हम लोग सब्जी, साग, फल वगैरह खाते हैं उसका जो पोषक तत्व है वो नष्ट ना हो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोने पर उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरीक़ा से धो लेना चाहिए। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो भी सब्जी हम लोग बनाएंगे पहले धो लेंगे बाद में काटेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले काट लेते हैं तब धोते हैं। तो वैसा करने से क्या होगा कि उसमें जो पोषक तत्व है उसका कुछ मात्रा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पानी में धोआ जाता है। चलिए आगे बोल रहा है कि चावल और दाल को भी बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और जो खनिज लवण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि धोआ जाता है। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए ताकि बाद में उसे फेंकना पड़े। जैसे हम लोग पालक का साग बना रहे हैं उसमें पानी का प्रयोग कर देंगे, बाद में पानी निकाल के फेंक देंगे। साग जब बन जाएगा, मतलब सीज जाएगा उसके बाद, तो क्या होगा कि साग में जो आपका विटामिन, खनिज लवण, मिनरल्स जो भी है वो क्या होगा उस पानी के साथ बाहर आ जाएगा। तो वैसा गलती ना करें। अगर आप साग बना रहे हैं तो पानी उसमें बहुत कम डालें जिससे कि पानी वो उसी में सूख जाए और साग भी बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि इन्हें भी जानिए। इन्हें क्या जानिए, लो सोडियम साल्ट, यानी कि लो सोडियम नमक, ठीक है। आजकल बाजारों में उपलब्ध इसका भोजन में उपयोग उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए लाभदायक है, ठीक है। यानी कि जिसका हाइपरटेंशन रहता है, मतलब उच्च रक्तचाप रहता है, वो क्या करेंगे, उन्हें लो सोडियम साल्ट खाना चाहिए जिससे उसका जो उच्च रक्तचाप है वो क्या होगा, कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ सवाल आपको पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। पहला सवाल है, भोजन को किस प्रकार से उचित तरीके से पकाना चाहिए और क्यों। हमने आपको बताया कि जितने भी साग सब्जी हैं पहले उसको धोइए, उसके बाद काटिए, ना कि पहले काटिए बाद में धोइए। बाद में नहीं धोना है, पहले धोना है, अच्छा से साफ करना है, फिर काटना, फिर उसको हम लोग बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि हमें अपने आहार में फल और कच्ची सामग्री, सब्जियों को भी शामिल करना क्यों आवश्यक है, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ता है। तो इसके लिए देखिए रंग बिरंगे सब्जी हम लोगों को खाना चाहिए जिससे क्या होगा कि जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं हमारे शरीर के लिए वो हमें पर्याप्त रूप से मिलता रहे, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं जंक फूड, जिसका बहुत चाव से हम लोग खाते हैं, जंक फूड यानी कि फास्ट फूड। तो इसमें क्या है कि आजकल मेले में, बाजार में चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बड़े चाव से खाते हैं। इन्हें फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है, परंतु क्या ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है? जी नहीं, ये बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। कभी कभी खा सकते हैं, हमेशा नहीं खाना चाहिए। आइए देखिए कितना नमक और फास्ट फूड में होता है, ठीक है। फास्ट फूड में नमक का मात्रा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। देखिए चित्र अनुसार यहाँ पर आपको फास्ट फूड दिया हुआ है, नमक की मात्रा दिया हुआ है। यहाँ पर जितना आपको चित्र में दिखाया गया है उतना में आपका 1.7 ग्राम आपका नमक हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये है आपका ब्रेड चॉप, ये 2 ब्रेड चॉप में आपका 0.5 ग्राम जो है वो नमक रहेगा। उसके बाद देखिए ये है आपका पिज़्ज़ा, और एक पिज़्ज़ा में आपका इसमें देखिए 1 से लेके 1.2 ग्राम आपका नमक हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर है ये आपका पाव भाजी, इसमें देखिए इतना में आपको 0.6 ग्राम पाव भाजी में आपको नमक मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर जितना भी है उसमें 0.6 ग्राम नमक। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ये आपका बर्गर है, एक बर्गर में आपको 1 ग्राम मिल जाएगा। यहाँ पर चित्र में है उतना में आपको 1 ग्राम नमक उसमें रहेगा, ठीक है। अधिक नमक के सेवन में उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।